हम अक्सर बड़े लोगों से यही सुनते हैं कि कत्ल की साजिश ऐसी रची गई थी, हत्या की प्लानिंग ऐसी हुई थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसी प्लानिंग होती कैसी है? जब कभी दो लोग किसी की जान लेने का फैसला करते हैं तो क्या उनकी आवाज कांपती है? क्या उनके चेहरे पर डर दिखाई देता है, या फिर वो बिल्कुल आम लोगों की तरह हंसते बोलते रहते हैं? दोस्तों, आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि इस केस में कहानी किसी गवाह ने नहीं दी है, बल्कि सीसीटीवी कैमरा ने इसे सुनाया है। दोस्तों, मैं हूं आपका रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राइम का सच 24। ये कहानी शुरू होती है केतन की मौत से ठीक 17 घंटा पहले और तारीख थी 17 जून। जगह पुणे का एक कैफे। शाम के करीबन 4:32 हो रहे होते हैं। कैमरे में सबसे पहले एक लड़की दिखाई देती है। आसमानी रंग की टी शर्ट, नीले कलर का ट्राउजर और पैरों में चप्पल। वो बिल्कुल सामान्य अंदाज में कैफे की तरफ बढ़ रही होती है और उसके कुछ ही सेकंड बाद एक लड़का अंदर आता है। धारीदार टी शर्ट, जीन्स, पैरों में चप्पल, और पहली नजर में ये दोनों किसी आम कपल की तरह लगते हैं। लेकिन इन दोनों की मुस्कान के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जो अगले 17 घंटे बाद दिखाई देने वाला था। कैमरा बदलता है। अब दोनों कैफे के अंदर पहुंच चुके हैं। लड़की का नाम सिया और उसके साथ चेतन दोनों सीधे काउंटर तक जाते हैं। चेतन QR स्कैन करके पेमेंट करता है और ऑर्डर दिया जा चुका है। सब कुछ इतना सामान्य से था कि वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान इन्हें देखकर शक जरा भी नहीं करता है। लेकिन यहीं से कहानी खतरनाक होने लगती है। ऑर्डर देने के बाद दोनों बाहर बने बैठने वाले हिस्से में आते हैं, एक टेबल चुनते हैं और आमने सामने बैठ जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद उनका ऑर्डर आ जाता है और फिर शुरू होती है लगभग 35 मिनट की लंबी बातचीत। वही बातचीत जिसके बाद पुलिस ने केतन की हत्या की आखिरी प्लानिंग बताया। ध्यान से सोचिए, एक तरफ चाय और कॉफी, दूसरी तरफ मुस्कान, और उसी टेबल पर किसी मौत का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। कुछ देर बाद सिया अपनी चप्पल उतारकर दोनों पैर कुर्सी पर रख लेती है। चेतन अपनी कुर्सी और करीब खिसका लेता है। दोनों झुककर एक मोबाइल देखने लगते हैं। कैमरे में स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, लेकिन बाद में पुलिस जांच पड़ताल करती है और पता चलता है कि दोनों यूट्यूब पर लोगड़ किले का वीडियो देख रहे थे। वही किला जहां अगले दिन चेतन की जिंदगी खत्म होने वाली थी। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलता है कि ये दोनों प्यार की बातें नहीं बल्कि कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे? क्या सिर्फ एक कैमरे की फुटेज ही काफी थी, या फिर कोई ऐसा सबूत मिला जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी? यकीन मानिए, असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि पुलिस इतनी मजबूती से कैसे कह रही थी कि इसी कैफे में बैठकर मर्डर की प्लानिंग हुई थी। आखिर कैमरे की फुटेज में तो आवाज थी ही नहीं, वहाँ सिर्फ दो लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। फिर भी पुलिस इस नतीजे तक कैसे पहुँची? यही इस केस का सबसे बड़ा खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। जब केतन की मौत के बाद सिया और चेतन पुलिस की हिरासत में आए, तब जांच सिर्फ उनके बयानों तक ही सीमित नहीं रही। पुलिस ने दोनों के मोबाइल अपने कब्जे में लिए, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली, लोकेशन हिस्ट्री खंगाली, बैंक ट्रांजैक्शन और UPI पेमेंट चेक किए, और फिर एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी कहानी जोड़ दी। जांच में पता चलता है कि 17 जून की शाम को सिया का मोबाइल उसी कैफे की लोकेशन पर मौजूद था और चेतन के मोबाइल से उसी समय कैफे के ऑनलाइन पेमेंट हुई थी। यानी कैमरे के फुटेज में दिख रहे दोनों वही थे जिन पर पुलिस का शक था। जब पुलिस ने सिया की मोबाइल की सर्च हिस्ट्री खंगाली तो 4:32 से लेकर 5:20 के बीच यूट्यूब पर बार बार लोगर फोर्ट सर्च किया गया था। वही किला जहां अगले दिन केतन की लाश मिलने वाली थी। अब पुलिस ने सीधा उनसे सवाल किया, अगर सिर्फ मिलने आए थे तो कैफे में बैठकर किले का वीडियो क्यों देख रहे थे? पूछताछ में दोनों ने बताया कि सगाई के बाद खुलकर मिलना मुश्किल हो गया था। परिवार वालों की पहचान थी, इसलिए उन्होंने भीड़ से दूर इस कैफे को चुना ताकि आराम से बैठकर प्लानिंग की जा सके। लेकिन असली बात अभी भी बाकी थी। पूछताछ में सामने आया कि 14 जून को भी केतन को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो प्लान सफल नहीं हो पाया और इसलिए अब हर छोटी से छोटी बात दोबारा तय की जा रही थी। कौन पहले जाएगा, कौन बाद में पहुंचेगा, कौन क्या बोलेगा, और अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो बिना बोले इशारे से कैसे समझाया जाए? जरा सोचिए, जिस टेबल पर बाकी लोग कॉफी पी रहे थे उसी टेबल पर मौत का पूरा नक्शा तैयार किया जा रहा था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। करीबन 35 मिनट बाद दोनों खड़े होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, गले मिलते हैं। दोनों के चेहरे पर बिल्कुल घबराहट नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों एक ऐसी घटना को अंजाम देने वाले हैं
हैं जो पूरे देश की सुर्खियां बनाने वाली है। कैफे से बाहर निकलते वक्त सिया का फोन बजता है। वो आराम से कॉल रिसीव करती है, कुछ सेकंड बात करती है और फिर दोनों उसी अंदाज में बाहर निकल जाते हैं। घड़ी में शाम के 5:20 हो चुके थे। अगर इस समय को केतन की मौत से जोड़कर देखे तो ठीक 17 घंटे बाद सुबह करीब 10:30 पर केतन को उसी खाई में धक्का दिया जाता है। और इतने सारे सबूत देखकर पुलिस का यकीन और मजबूत हो जाता है। क्या केतन सचमुच अपने पैर फिसलने की वजह से ही उस खाई में गिरा था या फिर किसी ने उसे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। केतन की मौत के कुछ ही दिनों बाद पुणे की पुलिस अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ उसी लोगड़ किले पर पहुंचती है। वो वही जगह जाते हैं जहां केतन नीचे गिरा था और वह भी 340 फीट की गहरी खाई में, जहां उसकी लाश मिली थी। लेकिन ये जांच सिर्फ घटना स्थल देखने तक ही सीमित नहीं था। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम उसी जगह पर पहुंची जहां केतन की बॉडी मिली थी। तस्वीरें ली गई, दूरी नापी गई, जमीन का पूरा निरीक्षण किया गया, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी चीज बता सकती है जो आंखों से दिखाई नहीं देती है। अगर कोई इंसान खुद फिसलकर गिर जाता है तो उसका शरीर पहाड़ की कुछ ही दूरी पर जाकर पहुंचता है, लेकिन अगर किसी इंसान को जोर से धक्का दिया जाए तो शरीर बहुत दूर जाकर गिरता है। और वही इस केस का सबसे अहम सबूत मिल गया। ये सब देखकर अब मामला सिर्फ बयानों का नहीं रहा। लेकिन इसी बीच पुलिस की हिरासत में बैठी सिया ने पूछताछ के दौरान एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी कहानी को उलझा दिया। पुलिस ने पूछा, अगर तुम केतन से शादी नहीं करना चाहती थी तो सगाई क्यों की? सिया ने कहा, मैं शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन परिवार वाले लगातार दबाव बना रहे थे। सबका कहना यही था कि केतन एक अच्छा लड़का है, इससे बेहतर स्थान नहीं मिलेगा। मैंने कई बार मना किया, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे सगाई करनी पड़ी। जब सगाई आई तो हत्या का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये ख्याल बाद में जाकर आया। अगर ऐसा ही था तो 14 जून को हत्या की कोशिश क्यों की गई? अगर सिया सच बोल रही थी तो चेतन क्या कर रहा था? क्या दोनों के बयान एक जैसे थे या फिर यही से पूरी साजिश में दरार पड़नी शुरू हो गई थी? क्योंकि कई बार मर्डर का सबसे बड़ा सबूत घटना स्थल से नहीं मिलता है, बल्कि आरोपी के अपने बयान से मिलता है। इसी बीच पुलिस की चेतन के परिवार से पूछताछ शुरू हुई और जो बातें सामने आई उन्होंने सबको हैरान कर दिया। चेतन के पिता ने दावा किया कि उन्हें सिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार सिया का नाम पुलिस स्टेशन में सुना है। जब पुलिस ने हमें बुलाया तभी मुझे बताया गया कि यही वो सिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने अपने बेटे के लिए बोली। उनके मुताबिक जब उन्होंने चेतन से पूछा उस दिन हुआ क्या था, तो चेतन ने कहा, मैंने केतन को धक्का नहीं दिया। जब वो नीचे गिरा मैं उससे कुछ दूरी पर खड़ा था और इसके बिल्कुल पास बस सिया थी। यानी एक तरफ पुलिस का दावा यह था कि दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची है, और दूसरी तरफ चेतन ने यह कहा कि आखिरी धक्का उसने नहीं दिया बल्कि सिया ने दिया है। यहीं से पुलिस को यकीन होने लगा कि चाहे आखिरी धक्का किसी ने भी दिया हो, पूरी साजिश में दोनों मिलकर तैयार थे। जांच में यह भी पता चला कि चेतन घर से यह बोलकर निकला था कि वो एक मीटिंग में जा रहा है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वो किसके साथ कहां जा रहा है। अब तक पुलिस के सामने तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी थी। कैमरे के फुटेज, मोबाइल के लोकेशन, यूपीआई पेमेंट, यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, फॉरेंसिक टीम की जांच और पूछताछ के बयान, लगभग हर सबूत एक ही दिशा पर इशारा कर रहा था। लेकिन क्या इतने सबूत किसी को उम्र कैद दिलाने के लिए काफी है? जरा देखिए, अभी तक सामने आए लगभग हर सबूत चेतन और सिया की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन कानून सिर्फ शक पर फैसला नहीं करता। अदालत को एक ऐसा सबूत चाहिए जो हर सवाल का जवाब दे सके। और इस केस की सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक ऐसी कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आई है। यही वजह है कि पुणे की पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिटेल सबूत और घटना स्थल की मैपिंग और हर परिस्थिति को जोड़कर एक ऐसा केस तैयार कर रही है जिसे अदालत में चुनौती देना आसान ना हो। याद रखिए, हत्या और हादसे के बीच कई बार सिर्फ एक छोटी सी बात का फर्क होता है, और अदालत में यही छोटा सा फर्क पूरे केस का फैसला बदल सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतने सबूत होने के बावजूद सजा तो तय है, लेकिन जरा एक पल रुकिए। हमने ऐसे भी बहुत सारे केस देखे हैं जहां सबूत तो भरपूर मिलते हैं, लेकिन बाद में अदालत से आरोपी को राहत मिल गई, क्योंकि अदालत में सिर्फ कहानी नहीं चलती, सबूत की मजबूती चलती है। फिलहाल सिया और चेतन से पूछताछ जारी है।
फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, डिटेल सबूत की जांच चल रही है और पुलिस और मजबूती से जांच कर रही है। लेकिन इस कहानी ने एक सवाल जरूर छोड़ दिया, क्या इंसान के चेहरे की मुस्कान उसके दिल का सच बता सकती है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें बंद कमरे में नहीं बल्कि लोगों की भीड़ के बीच एक कप और कॉफी के साथ मुस्कुराते हुए लिखी जाती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है। दोस्तों, मैं हूँ आपका रवि। मिलते हैं अगली ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय कहानी के साथ। जय हिंद।